हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? हम लोगों का जो आपका डिकोडिंग वाला पार्ट चल रहा है। डिकोडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बीपीएससी का इको ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग डिकोड कर रहे हैं। हम लोग जो है वो माइक्रो का डिकोड कर चुके हैं, उसके बाद मैक्रो का भी कर चुके हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी कर चुके हैं, और अब बारी है हमारा ये मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है, ये हम लोग डिकोड कर रहे हैं, हमारा डिकोडिंग चल रहा है। कि हम लोग डिकोडिंग में हम लोगों का काम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बीपीएससी ने सिलेबस दिया है, जो एक एक लाइन में उसने पूरा का पूरा अलग अलग मतलब क्या कहते हैं टॉप सब्जेक्ट ही डाल के रखा है ना बीपीएससी ने अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस में। तो पहले वो देखते हैं कि उसने क्या सिलेबस दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 39वां बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक का जो क्वेश्चन पेपर बीपीएससी ने क्वेश्चन जो पूछा है बीपीएससी ने, तो वो क्वेश्चन उठा करके हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा है। और इस क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स डिराइव करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। यही हम लोगों का काम होता है। डिकोडिंग करने में हम लोग बेसिकली यही काम करते हैं। अब देखिए होता क्या है, हम लोग जो है वो अगर ये टॉपिक की एक लिस्टिंग कर लें तो आपके लिए भी सहूलियत होता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आप एकदम आराम से बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें बुक लिस्ट की, तो इसके लिए मनी बैंकिंग के लिए जो बुक लिस्ट होगा हमारे साइड से जो, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो जिंगन की किताब है एक, एमएल जिंगन, उसको पढ़ लें। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे थोड़ा ध्यान रखें, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे, फोड़ते हैं पूरी तरह से इसको एकदम, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अपना जो हमारा इसका जो टारगेट है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिकोड करते हैं मनी बैंकिंग को, किसके लिए, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए। आपको पता है कि 60-62 से जो है वो सिलेबस जो है, 60-62 से जो सिलेबस है वो नया सिलेबस हो गया है। उसके पहले जो था ये पुराना सिलेबस था। और इसके बाद कितना एग्जाम हो गया है, 60-62, 63, 64, 65 और एक 66, 67 अभी होना है। ठीक है, तो ये नया सिलेबस है। इसके पहले जो था वो क्या था, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 था। अब उसी पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन करके और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बना दिया गया है। ठीक है, जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंतर्गत अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि जो सेक्शन 1 है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग अभी तक जो माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखे हैं, तो हम क्या देखते हैं इसमें, थ्योरी पार्ट देखते हैं, बेसिकली थ्योरी पार्ट देखते हैं। और जो हमारा आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लें हम लोग। और जो हमारा ये सेक्शन 2 है, यहां पे क्या करते हैं, तो यहां पे हम एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट मतलब इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंक्लूडिंग बिहार इकोनॉमी। अगर हम किसी और देश का एग्जाम दे रहे होते, हो सकता है पाकिस्तान का स्टेट पीसीएस दे रहे होते, तो हम पाकिस्तानी इकोनॉमी पढ़ते, लेकिन इंडियन इकोनॉमी दे रहे हैं तो जो थ्योरी पार्ट है उसका एप्लीकेशन हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखते हैं। मनी बैंकिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैक्रो मतलब माइक्रो, उसके बाद मैक्रो, और आपका जाकर के इंटरनेशनल इको,
इसके अलावा मनी बैंकिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों सेक्शन में पाया जाता है। दोनों सेक्शन में पाया जाता है, माइक्रो दोनों सेक्शन में नहीं पाया जाता, मैक्रो भी दोनों सेक्शन में नहीं पाया जाता। ये दोनों सेक्शन में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों सेक्शन में पाया जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि माइक्रो मैक्रो की तरह ये भी सेक्शन 1 में है। इसका मतलब ये है कि आपको भी मनी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ना होगा। अब वो थ्योरी क्या होगा तो वो हम समझते हैं। देखिए, थ्योरी और उसका एप्लीकेशन पार्ट को सिंपली अगर हम समझे ना, तो देख सकते हैं कि ये जो मनी वाला पोर्शन है ना, हम अभी सिर्फ सिंपली ऐसे बता रहे हैं, ये जो मनी वाला पोर्शन है, थ्योरी पार्ट ज्यादातर इसमें होगा और इसी के एप्लीकेशन पार्ट को हम बैंकिंग के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीपीएससी का सिलेबस देखते हैं, जो बीपीएससी ने डिफाइन किया है सिलेबस अपने ऑप्शनल के लिए। ठीक है, हमारा ऑप्शनल क्या है, तो हमारा ऑप्शनल है ज्योग्राफी, है ना? है क्या हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल? नहीं, हम लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं, अपना अर्थशास्त्र, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन अ प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी। बैंक व्यवस्था, ठीक है, योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियां। ये हमारा सिलेबस है, पूरा डिकोड करेंगे, पूरे फोड़ देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है, बेसिकली यहाँ का बैंकिंग सिस्टम कैसा है? सेंट्रल बैंक, इसके अलावा कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? तो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो पहले तो सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन हम देखेंगे, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक का एक जो डेफिनेशन होता है उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो पॉलिसीज है, क्या करता है सेंट्रल बैंक, इसके कुछ फंक्शंस हैं, क्या भी हम टॉपिक डिकोड करेंगे, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, और ये क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह करता है। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी 2-3 तरह का टूल यूज करते हैं, कैसा टूल क्या, वो सारा बात हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा कि ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन बिहार है, बिहार में वाणिज्य बैंकों के क्रियाकलाप, इसका परफॉर्मेंस देखना है हमें बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में, कि जो ये कमर्शियल बैंक है ना, इसका स्पेशल कंटेक्स्ट में हम लोगों को बिहार के कंटेक्स्ट में देखना है कि जो कमर्शियल बैंक है इसका परफॉर्मेंस बिहार में कैसा रहा। ठीक है, अब सेक्शन 1 में ये पार्ट था। सेक्शन 2 में आप देखिए तो क्या है कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपको पता है कि इसके लिए एक बैंक होता है और एक नॉन बैंक होता है, थोड़ा सा ये भी देखना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर हम सिलेबस पूरा डिकोड कर देंगे। ठीक है, सिलेबस देखते हैं कि करके कि क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया, फिर सिलेबस हम लोग पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेक्शन 1 ही था, तो उसके लिए सेक्शन वर्क्शन नहीं लिखने की जरूरत पड़ा था। ये जो बैंकिंग है, ये दोनों सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले हम सेक्शन 1 का क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम सेक्शन 1 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले 39th बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए आप, कि ये जो क्वेश्चन है 39th बीपीएससी का, इसको अगर आप देखना चाहें
तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो एक दो क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 1 में सिर्फ 39वां क्या है कि एक क्वेश्चन यहां और दूसरा क्वेश्चन यहां, डिस्कस द प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन मतलब आरबीआई, हम कीवर्ड यहां पे देख रहे हैं फंक्शन। एक्सप्लेन टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले चीज दो चीज क्लियर कर दें, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, तो इसके मतलब जो लाइंस हैं या क्वेश्चन जो है ये कितना शुद्ध कितना सही है इसकी कोई गारंटी मेरी तरफ से नहीं है। सिर्फ 60 वार्षिक से जो क्वेश्चन उठाया गया है वो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर से उठाया है, ठीक है। एक्चुअली में 56 से 59 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर से उठाया है। उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बैंक जो पटना में मिलता है उससे उठाया गया क्वेश्चन है, तो इसका शुद्धता और इसके करेक्शन होने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ है हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे और उस पर देखेंगे, और इसके अलावा हमें मॉनेटरी पॉलिसी भी देखना है, ठीक है। ये है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, यहां पे इसको डालने के कारण ये था कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को यहां उठा के डाल दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन का सारा सिलेक्शन भी हम अपने सुविधा के लिए बनाए हैं ताकि हम जब इस चीज को पढ़ाते तो उसका उपयोग हम अच्छे तरीके से अपने तरीके से कर सके। आपको किसी और तरह से कैटेगराइज करना है आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको खुली छूट है। दो क्वेश्चन 39 बीपीएससी में, सिर्फ सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 में भी अभी पहुंचेंगे। 40 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन है एक्चुअली में 39 में। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो बैंक का नेशनलाइजेशन है, यहां पे हम देख लेते हैं फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा कीवर्ड है। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो हमारा होगा नेशनलाइजेशन, ठीक है। 40th बीपीएससी का पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी आपको फंक्शन ही पूछ रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। 40th बीपीएस 41st बीपीएससी 41वां बीपीएससी का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रल बैंक के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आपका सेंट्रल बैंक। उसके अलावा 42nd बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन अ सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक सीबी मतलब कमर्शियल बैंक भी होता है लेकिन हम सेंट्रल बैंक के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक में क्या मतलब डिफरेंसेस है वो आपको बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका फिर आपको फंक्शन भी बताना है। देख रहे हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन। उसके बाद 43rd, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, गिव इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ डज सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अप्लाई वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज में हम पढ़ रहे हैं, आपके सामने है, आप चाहे तो उसको कॉपी कर सकते हैं। हिंदी वाला इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके अलावा अब जो 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, यहां भी सेंट्रल बैंक, गिव द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक by which method a central bank control credits and money supply in the economy, यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शंस भी है,
ठीक है। उसके बाद 45th बीपीएससी में डिस्कस द ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द बैंक, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। 47th discuss the role of monetary policy in a developing country like India and point out its limitations। ठीक है, इसके लिमिटेशंस भी आपको बताने हैं। Explain at least two instruments of a central bank can use in controlling the amount of credit। सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल, यही मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 53 से 55 में एक ही क्वेश्चन था, ए और बी करके। ए, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक के भी फंक्शंस आपको पढ़ने। हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग आउट द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द मॉनेटरी मैनेजमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। यहां पे थोड़ा एनालिटिकल पार्ट हो जाता है, सेंट्रल बैंक का रोल इन मॉनेटरी मैनेजमेंट। एक चीज हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, अगर आप 11 12 का भी बुक देखें, 12 का 11, तो वहां पे भी आपको ये क्रेडिट क्रिएशन और ये वो दिस दैट मिल जाएगा। लेकिन बीपीएससी का जो आंसर लिखना है ना, वो थोड़ा एडवांस पार्ट में आपको लिखना होगा। आपको डिराइव करना होगा क्रेडिट क्रिएशन को, मैथमेटिकली डिराइव करना होगा। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल होना होगा उसके लिए। ये मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा आंसर एडवांस लिखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा 60 बार शर्ट है, ये यहां से हमारा नया सिलेबस शुरू होता है, न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में कितना क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, देखते हैं। देखिए, what are the different ratios that are used by the central bank to regulate bank credit control। कौन कौन सा जो डिफरेंट रेशियोज है उसका उपयोग करता है सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक और इसका क्रेडिट कंट्रोल, वही मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद 63rd में पूछा जाता है 1, 2 और 3 क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन 1 में, कि डिफाइन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स रिलेवेंस टू एन इकोनॉमी, कंपेयर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्निंग इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। थोड़ा एनालिटिकल पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर बैंक रिफॉर्म्स टू प्लेस इन इंडिया, मतलब बैंक रिफॉर्म। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या है। और डिस्कस द एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर थ्योरी जो है, एक थ्योरी है, ये आपको डिस्कस करना है। इसमें भी आपको मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाना होगा कि हाई पावर जो थ्योरी है वो मनी मल्टीप्लायर के साथ उसका रिलेशन कैसा है। उसके बाद आपका जा करके इसको डिराइव भी आपको करके दिखाना होगा। तो ये थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स कटेगा नहीं। आपको पता है कि थ्योरी पार्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। 65 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल जो होता है ना इसका, आरबीआई का, वो आपका जो है क्रेडिट कंट्रोल, ये दो तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ये जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, इसी को सेलेक्टिव बोलते हैं। ठीक है,
तो selective credit controls, how do they supplement the traditional monetary tools in present context? ये इसको कैसे सप्लीमेंट करता है क्वांटिटेटिव टूल्स को, ये आपको डिस्कस करना है। ये था हमारा सेक्शन 1 से पूछा गया क्वेश्चन। इसमें मेजरली हम लोगों ने क्या देखा, तो इसमें मेजर अगर हम लोग बात करें कि हमारा मेजर टॉपिक्स क्या था इसके अंतर्गत, तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ये है कि बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक का क्या क्या, तो फंक्शन, उसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल। उसके बाद क्या था क्वेश्चन कि कमर्शियल बैंक, इसका क्या था फंक्शन और क्रेडिट क्रिएशन। देखिए कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है और सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कंट्रोल करता है, एकदम क्लियर रहिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन एक थ्योरी पार्ट से था कि मनी सप्लाई से आप क्या समझते हैं और एच पावर को जो थ्योरी है उसको डिस्कस करना है। सेक्शन 1 में हम लोग देखें कि इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। यही सारा क्वेश्चन था, यही सारा टॉपिक था जो सेक्शन 1 में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 के ऊपर, ठीक है। 39 बीपीएससी में फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 2 से भी। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से एग्जाम में मनी एंड बैंकिंग से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां सेंट्रल बैंक का कीवर्ड यूज किया जाता था, यहां आरबीआई का कीवर्ड यूज किया गया। और क्या इसका फंक्शन है ना, बहुत कम चीज पढ़ के इसमें बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। बहुत कम टॉपिक पढ़ना है और बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। What steps have been adopted recently in relation to regulate the monetary system of India? Monetary policy के थ्रू जो भी स्टेप्स टेकन किए गए हैं रेगुलेट करने के लिए, और उसके अलावा भी जो स्टेप्स आरबीआई के तहत लिया गया है वो सारा स्टेप्स जो है आपको बताना है। ये अभी रिसेंटली भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यही सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 40th बीपीएससी, explain the role of nationalized bank in the process of economic development in the recent years। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उसका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को कि आप रमेश सिंह पढ़ करके या रमेश सिंह जैसे और जो इंडियन इकोनॉमी की किताब है उसको पढ़ करके और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है बैंक रेट के ऊपर, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी। 41st क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। उसके बाद 44th डिस्कस द मॉनेटरी पॉलिसी एज अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 2 years एंड पॉइंट आउट द डिफिकल्टीज अराइजिंग इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मॉनेटरी पॉलिसी और इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आरबीआई को, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन एकदम रीसेंट कंटेक्स्ट में भी एकदम बहुत अच्छे से काम कर सकता है। 45th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन कि डिस्कस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी सिंस 80s एंड इवेलुएट इट्स एफिशिएंसी विद अ व्यू टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ। एक चीज मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चंस है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पे सेक्शन 2 वाले पार्ट में, ये बिना आर्टिकल्स पढ़े आप कैसे लिखेंगे? आप सिर्फ बुक पढ़ करके कैसे लिख सकते हैं? उतना एनालिटिकल पार्ट तो बुक में रहता ही नहीं है। बुक में बहुत जनरल डिस्कशन रहता है, बहुत जनरल, कि एग्रीकल्चर का क्या प्रॉब्लम है। तो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है कि लोग ओवर एम्प्लॉयड हैं। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है कि ये डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। आपको बुक में सिर्फ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखेंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स को लिख करके आप कितने मार्क्स उठा पाएंगे? तो इसीलिए आर्टिकल्स पढ़िए, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, क्योंकि वहां से आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और वो पॉइंट्स आप जनरल स्टडीज के लिए नहीं पढ़ रहे। इसको आप जनरल स्टडीज के लिए पढ़ते तो भी आपको करंट से कुछ पॉइंट्स चाहिए होते, लेकिन आप ऑप्शनल है आपका ये सब्जेक्ट, ऑप्शनल के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब आप सोचिए कि आपको सिर्फ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग पता है,
आपने रमेश सिंह टाइप की कोई भी किताब पढ़ा है, चाहे वो किसी भी इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी का भी नोट्स भी पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ लिया है, उस पे आप लंबा आंसर कैसे लिखेंगे कि उसका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है इकोनॉमी के ग्रोथ में, कैसे उसको दिखाएंगे। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर आप थ्योरीज थोड़ा सा अगर लिखते हैं और थ्योरी वाले पार्ट में इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल लिखते हैं तो कितना सुंदर आंसर बन के आए और कितना अच्छा मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप एक थ्योरी को कोट करें और बताएं कि इस तरह से काम कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी, इस तरह से काम कर सकती है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी यूज करके। तो इसीलिए इस कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि आपके जनरल स्टडीज की तैयारी से ही आप ऑप्शनल के आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों का इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बेहतरीन कमांड है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, लेकिन उस कमांड से शायद आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला पेपर पे अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते, अगर ऑप्शनल के लिए आपका तैयारी नहीं है तो 46 बीपीएससी में what are the major objectives of monetary policy, mention the recent changes introduced to increase investment in income in India, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इन इंडिया, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, ये आपको जो है ना, ये आपको मैक्रो के किताब में ही मिलने वाला है, ये आपको इंडियन इकोनॉमी की किताब में तो नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैंने इंडियन इकोनॉमी के किसी भी किताब को पढ़ा नहीं है, ठीक है। 56 से 59 में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन दिस कंटेक्स्ट, डिस्कस द स्टेप्स अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है वो भी आपको बताना होगा। यहां पे हम लोग क्या देखें कि क्वेश्चन तो सारा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही था, लेकिन पूरा एनालिटिकल पार्ट। इस हिसाब से अगर हम लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं तो सिलेबस को हम लोग दो तरह से इसके टॉपिक्स को डिकोड कर सकते हैं। एक पोर्शन हमारा होगा मनी वाला पोर्शन और दूसरा पोर्शन होगा हमारा बैंकिंग वाला पोर्शन। एक पोर्शन हमारा मनी वाला, एक पोर्शन हमारा बैंकिंग वाला, ठीक है। तो मनी में आपको क्या पढ़ना है, बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है। मनी में बेसिकली आपको मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना है और बैंकिंग में आपको बैंक के बारे में पढ़ना है। ये हम कुछ नया तो आपको बता नहीं रहे। तो मनी सप्लाई के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, मनी सप्लाई के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट्स क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है डिटरमिनेंट्स के ऊपर। एक चीज यहां पे आपने नोट किया कि नहीं किया, हम बताना भूल गए कि जो नया सिलेबस है ना उसमें सेक्शन 2 में बैंकिंग से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, नया सिलेबस में, यानी हो सकता है इस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट्स देखेंगे कि मनी सप्लाई को क्या क्या डिटरमाइन करता है, ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से मार्केट में कितना मनी फ्लो होगा, मनी सप्लाई होगा, ये डिटरमाइन होता है। तो अगर हम सिंपली बात करें तो इसके लिए आप देख सकते हैं, एक देख सकते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, इसके अलावा आप देख सकते हैं लेवल ऑफ बैंक रिजर्व, इसके अलावा आप देख सकते हैं पब्लिक डिजायर, टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट, उसके अलावा आप देख सकते हैं हाई पावर मनी कितना है। देखिए बहुत हाई पावर मनी, हाई पावर मनी एक्स थ्योरी वगैरह बात, हाई पावर मनी का मतलब क्या होता है ना कि ये क्या है, तो ये सम ऑफ है, इसको क्या है कि कमर्शियल बैंक के अंतर्गत पब्लिक का कितना रिजर्व है और पब्लिक के पास कितना करेंसी, नहीं समझे, इट इज द सम ऑफ कमर्शियल बैंक्स रिजर्व एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक।
अब समझे, हिंदी से आसान है इंग्लिश, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे इसको बढ़िया से, और इसके अलावा कुछ और डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, कुछ अदर फैक्टर्स। ये मनी सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा और जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो हमारा होगा क्या कि हाई पावर मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। अभी तक मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ दे। उसके बाद मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम लोग, मनी सप्लाई का डेरिवेशन भी देख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ मनी सप्लाई। ये आपका मनी के सिलेबस से, मनी वाले पार्ट से होगा। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है एक चैप्टर में, सारा कंप्लीट। इसे टॉपिक्स हम आपको माइक्रो टॉपिक्स बता दिए, इसीलिए इतना सारा टॉपिक हो गया। एक ही चैप्टर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बैंकिंग वाले पार्ट में, कि बैंकिंग वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है। बैंकिंग वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए 1935 में आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में उसका सेटअप होता है। उसके अलावा उसके पास दो और पावर थे। एक वो क्या करता था कि रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंक, और दूसरा वो गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है, और टेक्निकल टर्म्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नहीं रह जाता, वो बैंक की तरह काम नहीं करता। अब देखिए, आपको पता है कि बैंक जो है वो आपका सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में आरबीआई हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दो तरह का और बैंक हम इसमें देखेंगे, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। और इस पे हम दो चीज स्पेशल देखेंगे, एक हम देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन, लोन का कैसे क्रिएशन होता है, बेसिकली इतना ही समझिए। और एक और देखेंगे कि इसका बिहार में क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम आरबीआई पे थोड़ा स्पेशल फोकस करेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने भी फोकस किया है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसका फंक्शन, और फंक्शन के अलावा क्या, तो क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह का टूल यूज करती है, कौन कौन सा, क्वांटिटेटिव यानी सीआरआर एसएलआर वगैरह, और सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव, ठीक है, ये देखेंगे। इसके अलावा और हमारा क्या टॉपिक होगा, इसके अलावा हमारा टॉपिक होगा जो वो होगा आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, मैंने हिंदी में एक भी टॉपिक आप लोग को नहीं लिखा है ना, कोई नहीं, आप लोग इंग्लिश में लिखे ना, उसको हिंदी में आप लोग कर लोगे, मुझे पता है इतना, ठीक है। उसके अलावा बैंक का रिफॉर्म, डिफरेंट कमिटी के रिपोर्ट्स, बेसल नॉर्म्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो मुद्दा है अभी मार्केट में वो है एनपीए, बैड बैंक, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है, इसके अलावा जो है वो हम लोग देखेंगे कुछ नॉन बैंकिंग कंपनीज
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्चुअली, यानी NBFC ये देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखेंगे, वित्तीय समावेशन, जिसके अंतर्गत जनधन योजना, मुद्रा, ऐसे लोन, ऐसे चीज देखेंगे। इसके अलावा कुछ करंट में एक मुद्दा और भी हमारा है, वो है यूपीआई, भीम वगैरह, ठीक है, ये देखेंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी, इस बार बजट, ये हमारा करंट का टॉपिक है, इसलिए इसको हम देखेंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशली कहां से पूछा जा सकता है, तो यहां से बैड बैंक से, या यहां से डिजिटल करेंसी से, यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, जो है वो बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद जो है वो हमारा इतना ही टॉपिक है, बहुत छोटा है, बहुत सस्ता टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, इसको आप आराम से कर सकते हो। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कि किस साल कितना क्वेश्चन पूछा है, तो 39 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 में और एक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 2 में। आप खुद भी नोट कर सकते हैं ऊपर जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 40 में एक जो है वो टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 में और 2 क्वेश्चन पूछा गया है 2 में, ठीक है। 41 में 2 क्वेश्चन, एक एक दोनों में। 42 में एक क्वेश्चन सिर्फ 1 में। 43 में जो है वो आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 1 में। 44 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में एक एक। 45th में अगर हम बात करें तो पूछा गया है आपसे 2 क्वेश्चन, मेरे सामने नोट किया हुआ है इसीलिए हम ये आपको नोट करके दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन कितना पूछा गया वो मेरे सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, जो आप लोगों को शायद मिल गया होगा सभी को, ठीक है। 45th में पूछा गया है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 में और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 में। 46th में पूछा गया है एक क्वेश्चन सिर्फ 2 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 47th में पूछा गया है एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में। 48 में पूछा गया है एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में। 48 से 52 है ना, तो 53 में पूछा गया है 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था लेकिन 2 ए और बी करके था, सिर्फ 1 में। उसके बाद 56 में पूछा गया है आपसे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक ही क्वेश्चन था ए और बी करके, और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2 में, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में 60-62 में आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन सेक्शन 1 में। 63 में पूछा गया है 3 क्वेश्चन 1 में, और 65 में पूछा गया है एक क्वेश्चन 1 में, ठीक है। 66 में कोई क्वेश्चन नहीं और 2 में कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बैंकिंग का रोल पुराने सिलेबस में कितना इंपॉर्टेंट था, नए में उतना नहीं रहा, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप, हम लोग जो ग्रेजुएशन का ट्रेंड फॉलो करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि 63 में पूछा गया, 64 में नहीं, 65 में पूछा गया, 66 में नहीं, तो 67 में पूछेगा और पूछेगा, क्योंकि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, या फिर आपका डिजिटल करेंसी हो गया, या फिर आपका बैड बैंक हो गया, ये सब मुद्दा थोड़ा रहा था, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप बस उतना ही करेंगे जितना टॉपिक आपको बताया गया है, उसके अलावा हम लोग सारा चीज क्लास में देखेंगे एक एक करके।
पहले हम थ्योरी पार्ट कर लेंगे, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई का डेरिवेशन, मनी मल्टीप्लायर वगैरह। उसके बाद जो है वो बैंकिंग पे आएंगे, बैंकिंग पे आरबीआई देख लेंगे, उसके बाद आपका रिफॉर्म वगैरह देख लेंगे। जो भी हमने एक टॉपिक आपके सामने एक लिस्ट तैयार करा है, उस लिस्ट के हिसाब से इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। ये स्लाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को डिकोड करते हुए। और फिर अगला टॉपिक जो हम डिकोड करेंगे वो होगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को हम डिकोड करेंगे, अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए और फोड़ दीजिए अपने एग्जाम को। ठीक है, तो बढ़िया से रहिए और एकदम एंजॉय करते रहिए, और एंजॉय कर करके मनी बैंकिंग पढ़िए और बजट भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।